हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का मैथ एंजॉय बाय पवन सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई थी। आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 चलने वाली है। एक्सरसाइज 1.3 का बेटा पहला सवाल जो हमारा है वो इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1.3 जो हमारी है बेटा, उसका पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्याएं बेटा दो प्रकार की होती हैं, या तो कोई संख्या परिमेय संख्या होगी या कोई संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं वे परिमेय संख्याएं होती हैं बेटा। जो संख्या P/Q के रूप की होती हैं, P/Q के रूप की, जिनका P/Q का जो रूप होता है जैसे 2/3, 5/7, -11/13, ये संख्या हमारी बेटा परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ हर जो हमारा होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। Q जो है नीचे जो हमारा हर होता है ये जीरो नहीं हो सकता है। अगर हर जीरो होगा तो जीरो का भाग ऊपर वाली संख्या में अंश में हम देंगे, और अंश में अगर जीरो का हम भाग देंगे तो जो वैल्यू आती है इन्फिनिट आ जाती है। जैसे 5/0 हम करें बेटा तो इस तरह का एक चिन्ह आ जाता है, इसे हम अपरिभाषित का चिन्ह बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। अच्छा, ये हमारी कैसी संख्या है बेटा? परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं। दूसरा रूप जो संख्याओं का होता है वो अपरिमेय संख्याओं का होता है। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके, के रूप की नहीं होती हैं। ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो हमारी होती है, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप की नहीं होती है वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 हो गया है, √3 हो गया है, √5 हो गया है, एक चिन्ह होता है पाई, ये भी हमारा अपरिमेय में ही गिना जाता है। लेकिन इसका जो मान होता है लगभग में रेडियन में जो हमने मान यूज करते हैं इसका 22/7, वो परिमेय होता है। और 3.14 इसका जो मान 3.14 और इस तरह से जो चलता जाता है वो मान अपरिमेय मान होता है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के बारे में जो है समझ लिया होगा। अब हम लोग इस सवाल को सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 जो हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या बेटा जिनका पूरा वर्गमूल बाहर नहीं निकलता है वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर √5 को हमें सिद्ध करवा रहा है। तो इसे सिद्ध करने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करेंगे उस विधि का नाम है विरोधोक्ति विधि, कंट्राडिक्शन मेथड। तो इसमें क्या होगा, हम विरोध पैदा हो जाएगा। सबसे पहले किसी भी नाम जो होता है उसके अर्थ को आप समझेंगे तो हमें बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी। तो जिस विधि से हम बेटा इसे हल करेंगे उस विधि का नाम है विरोधोक्ति विधि। विरोधोक्ति विधि, कंट्राडिक्शन मेथड। इसमें क्या होगा, हम इसका उल्टा मान लेंगे। जे हमें क्या दे रखा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें इसका उल्टा मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या मान लेंगे और आगे जाके वो परिमेय वाला जो है नियम का पालन नहीं करेगी। जब परिमेय वाला नियम का पालन नहीं करेगी तो हम ऐसा मान लेंगे कि हमारा मानना कुछ गलत था,
इसलिए ये परमेय वाले नियम का पालन नहीं करती है, अतः ये संख्या अपरमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले बेटा इसे क्या करेंगे, परमेय संख्या मान लेंगे। इसका सॉल्यूशन जो है करेंगे, माना √5 जो है एक परमेय संख्या है। अगर बेटा ये एक परमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख देते हैं। इसलिए √5 हमारी जो है वो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। P/Q लिख दें या A/B लिख दें। यहाँ A और B क्या है, A B बेटा यहाँ पे सहभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वो संख्या सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है वो संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पर जो है A व B सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन हर जो है हमारा यहाँ पे वो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि हर अगर 0 होगा तो आपको अभी पीछे भी बताया था तो हमारी वैल्यू अपरिभाषित आ जाएगी। तो हर में क्या है B, लेकिन यहाँ जो है B 0 नहीं होगा। सहभाज्य संख्या है, अभी आपको बताया ऐसी संख्या जिनका HCF 1 होता है। जैसे हमारी एक 15 है और एक संख्या मान लो 18 है। इनका अगर HCF निकालें तो इनका HCF क्या निकलेगा, इनका HCF देखो 3 × 5, यहाँ पे 2 × 3 × 3, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 × 9 और 9 दूना 18, यहाँ 3 × 5 = 15। यहाँ एक गुणनखंड हमें कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3, तो इनका HCF क्या हो गया 3। तो इस संख्या को बेटा हम सहभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। फिर किस संख्या को सहभाज्य संख्या कहेंगे, जैसे हमने एक संख्या ले ली 15, दूसरी संख्या हमने ले ली 16, इसके गुणनखंड करे क्या हुए 3 × 5, इसके किए तो क्या हुए 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। यहाँ से कॉमन देखो बेटा, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है बेटा उसमें हम 1 का गुणा करके 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ HCF कितना हो जाएगा, यहाँ HCF हमारा 1 हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं, और ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 के अलावा कुछ और होता है वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। 15 और 16 कैसी हैं, सहभाज्य संख्याएं। इसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 8 है और हमारी 15 है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 15 को क्या लिख लेंगे 3 × 5। अच्छा यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम गुणा में 1 लिख लेंगे। एक कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ देखो ऊपर 2 है नीचे 2 नहीं, ऊपर 2 है नीचे 2 नहीं, ऊपर 2 है नीचे 2 नहीं, नीचे 3 है ऊपर 3 नहीं, नीचे 5 है ऊपर 5 नहीं, ऊपर 1 है नीचे 1 है। HCF कितना हो गया 1। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड HCF कहलाता है। हमने पिछली कक्षा में सीख लिया है। तो यहाँ पे 8 और 15 क्या हो जाएंगी, हमारी सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ पर 15 और 16 हमारी क्या थी, सहभाज्य संख्याएं थी, लेकिन 15 और 18 यहाँ पे जो थी ये हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने सहभाज्य संख्याओं के बारे में समझ लिया होगा। तो हमने A और B क्या लिया है, सहभाज्य संख्या। अगर A B बेटा सहभाज्य संख्या है तो इसका मतलब ये है कि इनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी अभी हमने सीखा है सहभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, A और B को सहभाज्य संख्या माना है, तो हम कह सकते हैं, अर्थात इसका मतलब ये है बेटा कि A और B जो हमारी संख्या A और B हैं उनका HCF कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। ये चीज़ बेटा हमें इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। A और B का HCF 1 है, यही आगे जाके हमें सिद्ध करने में, ये सवाल सिद्ध करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा,
क्योंकि आगे जाके इसका एक HCF 1 ना होकर कुछ और हो जाएगा, HCF बदल जाएगा। फिर हम ये कह देंगे कि हमने तो माना था जो सहभाज्य संख्या है तो इनका HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका HCF बदल गया है, कोई A B जो है एक के अलावा किसी और संख्या से कट रही है, इनका कोई और कॉमन गुणनखंड है, तो इसका HCF 1 नहीं है। इसका HCF 1 नहीं है तो इसका मतलब हमने कुछ न कुछ उल्टा सीधा मान लिया होगा। तो इस हिसाब से जो है हम सिद्ध कर देंगे, अतः हमारा मानना कुछ गलत था। जो हमारी संख्या है वो क्या है, परमेय नहीं है, वो संख्या अपरमेय है। ठीक है, तो इसे बेटा ध्यान रखना है हमें। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे बेटा। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का वर्ग। जब वर्ग करते हैं बेटा तो उसके ऊपर 2 की घात चढ़ जाती है। यहाँ पे √5 है, इस पर 2 की घात चढ़ जाएगी। इधर A/B है, इस पर भी 2 की घात चढ़ जाएगी। तो √5 जो है इसका आपस में 2 बार गुणा होता है। जितनी बार अगर घात चढ़ी होती है किसी संख्या पर, यहाँ देखो 2 की घात चढ़ी है, तो इसका मतलब √5 गुणा √5 हम लिखेंगे इसे। ठीक है, क्या लिखेंगे, √5 गुणा √5, √5 गुणा √5, ये हमारा हो जाएगा A²/B²। अब यहाँ देखो अंडर का मतलब होता है बेटा 1/2 की घात। अगर किसी संख्या पर अंडर है तो उसका मतलब होता है 1/2 की घात। तो 5 के ऊपर यहाँ पर भी 1/2 की घात है, 5 के ऊपर यहाँ पर भी 1/2 की घात है। 5/5 इसका मतलब होता है 5 के ऊपर 1/2 की घात। ठीक है बेटा, तो √5 गुणा √5 जब हम हल करेंगे तो इसका मतलब हो गया 5 के ऊपर 1/2 की घात गुणा 5 के ऊपर यहाँ पर भी 1/2 की घात। अब यहाँ देखो ये 5 नीचे है और 1/2 घात में है, यहाँ 5 नीचे है 1/2 घात में है। जो नीचे संख्या बेटा होती है उसे हम बोलते हैं आधार, और ऊपर जो संख्या होती है उसे बोलते हैं घात। तो जब एक जैसे आधार होते हैं, समान आधार होते हैं और गुणा का चिन्ह लगा होता है उनके बीच, तो समान आधार होने पे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। समान आधार होने पे बेटा क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 1/2 की घात प्लस 1/2 की घात, घातें आपस में जुड़ जाएंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 LCM आ जाएगा। इस 2 का ऐसे भाग देंगे, एक बार जाएगा, 2 एक अंधे हो जी। फ्रैक्शन तो आपने हल की होगी ना, भिन्न तो आप लोग हल करना जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो 1/2 प्लस 1/2 ऊपर जुड़ रहा है 5 के ऊपर घात के रूप में, तो LCM 2 आ जाएगा। 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, और उस 1 का हम जब 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इस 2 का भाग देंगे फिर एक बार जाएगा, इस 1 का इस 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5 के ऊपर 1 और 1 जोड़ के 2/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 5 के ऊपर 1 की घात आ जाएगी। तो किसी के ऊपर अगर 1 की घात है तो उसे हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो √5 गुणा √5 बराबर बेटा क्या आ गया, हल करने के बाद 5। ये जो काम हमने यहाँ समझा है, अगर आगे इस प्रकार की और सवाल आएंगे तो हम सीधा सीधा करेंगे। क्या करेंगे, सीधा सीधा करेंगे। अभी यहाँ पर हमने इसीलिए डिटेल में आपको बताया था। तो √5 गुणा √5 बेटा कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। कुछ बच्चे जो सोच रहे होंगे सर जी हम जो तो पहले से जानते थे, लेकिन बेटा आप जानते थे लेकिन सभी बच्चे नहीं जानते थे। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हर बच्चे को साथ लेके चलें। तो जो बच्चे होशियार हैं वो थोड़ा धैर्य रखें, उन बच्चों को भी सीखने का जो है मौका दें। ठीक है, तो √5 गुणा √5 क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। ये हमारा A² है और यहाँ B² है। इस B² का बेटा हम कैंची का मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5B² बराबर A²। इस 5 को अगर हम बेटा नीचे ले आएँ तो हमारा हो जाएगा B² बराबर A²/5। अब A² में बेटा 5 का भाग लग रहा है। A² अगर हमारी कोई संख्या इधर समझ लो इसे भी, जैसे A² बराबर हमारा 125 है। क्या है, 125 नहीं हो सकता, मान लो 625 है। जैसे A² बराबर बेटा क्या है, 625 है।
यहाँ से a का मान निकालेंगे तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेना अगर मुझे लगता है आप लोगों को आता होगा, और नहीं आता होगा तो आप बता देना, उसे भी हम किसी न किसी क्लास में बता देंगे। वर्गमूल में क्या करते हैं, इसके 625 के गुणनखंड करेंगे और दो दो के जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद तो a का मान बेटा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। ठीक है। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है। यहाँ पे a स्क्वायर में हम 5 का भाग लगा रहे हैं। यहाँ a स्क्वायर बराबर हमने कितना माना बेटा, 625 माना है। तो a स्क्वायर में अगर हम 5 का भाग दें तो इसका मतलब ये है कि 625 में 5 का भाग लग रहा है। ठीक है, 5 का भाग लगा बेटा। तो 5 1 5, यहाँ पे जो है 6 में 5 का भाग दिया तो 1 बच गया है। 1 आगे 2 पीछे 12 हो गया। तो 12 में 5 का भाग 2 बार जाएगा। 5 दूना 10। अब कितना बच गया बेटा, यहाँ से 2 बच गया है, पीछे 5 है, 2 आगे पीछे 5, 25 हो गया है। तो 5 25। ए स्क्वायर का जो है, ए स्क्वायर में 5 का भाग 125 बार चला गया। अब यहाँ देखते हैं a बटे 5 करते हैं तो 25 बटे 5, 5 25 कितनी बार गया, 5 बार गया। हम आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं, अगर कोई संख्या है हमारी a स्क्वायर, अगर कोई हमारी संख्या है उसमें अगर किसी अभाज्य संख्या से भाग जाता है तो उस संख्या के वर्गमूल में भी उस अभाज्य संख्या से भाग जाएगा। इस संख्या का वर्गमूल बेटा क्या है, a स्क्वायर का वर्गमूल क्या है, a। अगर a स्क्वायर में किसी अभाज्य संख्या से भाग जाता है, जो प्रमेय होती है कि अगर किसी संख्या के वर्ग में, किसी संख्या के वर्ग में जो कोई संख्या है हमारी a, उसका वर्ग अगर करें तो उसमें अगर किसी अभाज्य संख्या, 5 क्या है बेटा, अभाज्य संख्या है, तो किसी संख्या के वर्ग में किसी अभाज्य संख्या का भाग अगर जाता है तो उस संख्या के वर्गमूल में, ये वर्गमूल जो है में भी उस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। ये नियम होता है, इसे आप तैयार कर लें बेटा। उसका यहाँ पे यूज है। तो अब यहाँ से हम इसे इरेज कर देते हैं। आप और भी संख्याएं ले सकते हैं और उन संख्याओं के माध्यम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास किया। अच्छा, यहाँ पर देखो बेटा a स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो a में भी 5 का भाग जाएगा। अभी अभी हमने समझा है, अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी अभाज्य संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में भी उस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा b स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। b स्क्वायर बेटा 5 से विभाजित है, इसलिए b भी, b स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर है बेटा विभाजित। b स्क्वायर तो इधर है, यहाँ क्या है, a स्क्वायर है। a स्क्वायर 5 से विभाजित है बेटा। अभी b स्क्वायर का भी नंबर आएगा आगे जाके। यहाँ पर a है बेटा, क्या है, ऊपर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगी। a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। ये नियम होगा बेटा, नियम होता है, विभाजित होगी। इस बात को हम कथन नंबर a नाम दे देते हैं इसको, कि हमारा जो है स्टेटमेंट a है। इसका आगे हम प्रयोग करेंगे, इसलिए इसे हमने a नाम दे दिया। अच्छा, a बेटा अगर 5 से विभाजित है तो इसका मतलब जो है कि a में एक गुणनखंड कम से कम 5 का जरूर होगा। तो a का मान क्या क्या हो सकता है बेटा, a का मान या तो 5 होगा, या 10 होगा, या 15 होगा, या 20 होगा। इस प्रकार का कोई मान होगा a का। यही तो संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से विभाजित हैं। 5 का भाग इसमें ही जा सकता है, 5 एकन 5, 5 दूना 10, 5 दिए 15, 5 चौको 20, 4 बार। ऐसे ही 5 25, आगे भी और भी इस प्रकार की संख्या हो सकती हैं। इस 5 को हम अगर 5 गुणा 1 लिख लें तो कोई दिक्कत है। इस 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, इस 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3, 20 को बेटा लिख सकते हैं 5 गुणा 4। ऐसे ही अगर 25 होता तो लिख लेते 5 गुणा 5। यहाँ हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं बेटा कि जो a के मान हैं, जो a के मान हैं, a भी 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये है कि a के ऐसे मान हैं
जे ऐसे मान है जो 5 से विभाजित है। तो इसके अगर हम फैक्टर करें जो हमने जो ऊपर किए हैं, तो इसमें देखो एक फैक्टर कम से कम 5 का जरूर आएगा। देखो आप लोग, एक फैक्टर 5 का जरूर आएगा। पीछे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 10 20 50, पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे एक फैक्टर जो है 5 का जरूर होगा। ये 1 2 3 4 5 जो हमारे पीछे लिखे हुए हैं बेटा, या हम m या n या c कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे जो पीछे जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम c मान लेते हैं, तो 5c लिख सकते हैं। जो हमारी संख्या होगी जो 5 से विभाजित है, अगर a अगर 5 से विभाजित है तो a का मान हम 5c के रूप में ले लेंगे, क्योंकि 5 का एक गुणनखंड जरूर होगा और c का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, माना a बराबर जो है 5c, ठीक है। और c हम क्या मानेंगे, c कोई धनात्मक पूर्णांक है बेटा, 1 2 3 4 में से कुछ है, तो c को हम लिख देंगे यहाँ c कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर बेटा c क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा, a बराबर 5c, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। इसे हमने बेटा समीकरण नंबर 1 माना है, इसे हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माना a बराबर 5c और a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर a बराबर हम क्या रखेंगे बेटा, 5c, कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो देखो b स्क्वायर बराबर जो है हमारा हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर a की जगह क्या रखेंगे, 5c, और इसके ऊपर देखो वर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वर्ग, तो यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा। और नीचे देखो क्या हमारा 5 है, तो b स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 5c के ऊपर 2 की घात है। तो इसका मतलब जो है किसी के ऊपर बेटा 2 की घात होती है, तो हम पहले ही सीख चुके हैं, उसका आपस में 2 बार गुणा होता है, 5c गुणा 5c। अच्छा, इस 5 का इस 5 में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। इस c का इस c में गुणा करेंगे तो हमने बताया था समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 5c स्क्वायर बटे 25c स्क्वायर बटे 5, ठीक है। अब हम 25 में अगर 5 का भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर, इस 5 से इस 25 को हम काटेंगे, 5 बार कट जाएगा, हमारा हो जाएगा 5c स्क्वायर। इस 5 को हम इधर भेज देते हैं बेटा, तो हमारा हो जाएगा b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा, b स्क्वायर में 5 का भाग लग रहा है, तो अभी हमने, और 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, किसी संख्या के वर्ग में किसी अभाज्य संख्या से अगर भाग जाता है तो उस संख्या के वर्गमूल में, ठीक है, कहने का मतलब उस संख्या में, जिस संख्या का ये वर्ग है उस संख्या में 5 का भाग जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा कि अगर b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगी, ये याद है, b स्क्वायर 5 से विभाजित है बेटा, विभाजित है, तो b भी 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, ठीक है। b भी 5 से विभाजित होगी, इससे हम कथन नंबर b दे देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे a भी 5 से विभाजित होगी, यहाँ कथन नंबर a से नाम दे दिया था, इसे कथन नंबर b नाम दे देंगे। अब देखो बेटा, हमने a और b यहाँ क्या लिए थे, a और b हमने लिए थे सहभाज्य संख्या ली थी, क्या ली थी, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं, जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब a और b में जो अवैनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखो a हमारा किससे विभाजित है, 5 से,
यहाँ b हमारा कैसे विभाजित है 5 से, तो इसका मतलब ये है कि इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, और जबकि सहभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है 1 होता है। तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आगे हम लिखेंगे बेटा a व b का एक कॉमन को जो है हिंदी में अगर हम लिखें तो उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है 5 है। कहाँ से है, कथन a व b से। यहाँ लिख देता हूँ कोष्टक में, कथन a व b से। जी हमें कहाँ से मिली बेटा बात, कथन a व b से। कथन a से a का a 5 से विभाजित है, कथन b से b भी 5 से विभाजित है। तो a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है। ठीक है, जबकि a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। a व b बेटा क्या है सहअभाज्य संख्या है। तो इसका हमें HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, और यहाँ HCF कितना निकल के आया 5 निकल के आया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमने कुछ गलत मान लिया था। a b जो है सहअभाज्य संख्या मान के हमने √5 को a बटे b का रूप दे दिया, मतलब परमेय संख्याओं का रूप दे दिया है। तो कुछ गड़बड़ है। HCF यहाँ पे a b का 1 है और यहाँ पे HCF 5 है। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा अपरिमेय संख्या है। एक बार हम इसे जल्दी से फिर समझ लेते हैं इसका फिर